हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पेपर सिक्स का वीडियो देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फूड प्रोसेसिंग के बारे में। हम लोग बात कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लिए थे कोल्ड हाउसेस के बारे में, ग्रांट्स फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कोल्ड हाउसेस। तो आज हम लोग का है SIFPT यानी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड टेक्नोलॉजी to provide technically skilled staff for newly established industry in the state for research of 2-year undergraduate course is being accredited from बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से यहाँ पे एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स लाया गया है। और ये जो इंस्टीट्यूट है, ये फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इसको लखनऊ में इस्टेब्लिश किया गया है। अब फूड प्रोसेसिंग ट्रेनिंग स्कीम क्या है? तो स्किल प्रोवाइड करने के लिए, यानी कि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में स्किल प्रोवाइड करने के लिए फूड साइंस ट्रेनिंग को दिया जाता है, एजुकेशन दिया जाता है, जो कि बेरोज़गार युवक हैं और बेरोज़गार लेकिन शिक्षित युवक हैं उनको। और ये पूरे 10 जोन में दिया जाता है, जिनमें से वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, मेरठ हो गया, झांसी, गोरखपुर, कानपुर, अयोध्या, आगरा, बरेली और मुरादाबाद। तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टेट फ्रूट कंजर्वेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर्स, इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये पूरे 75 डिस्ट्रिक्ट में इसे इस्टेब्लिश किया गया है। और यहाँ से फ्रूट कंजर्वेशन और इस यहाँ पे ट्रेनिंग की बात की जाती है। फिर फूड प्रोसेसिंग इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी राज्य की तरफ से चलाया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना या कृषि सिंचाई योजना, इसका पर्पज़ ये है कि जो कृषि सिंचाई का मामला है, सिंचाई का मुद्दा है, उसको बढ़ाना है इलाकों में। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे जो जहाँ पे राज्य में सिंचाई के जो भी साधन होते हैं, जहाँ पे कमी होती है या फिर जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के नहीं होते हैं, तो उनको डेवलप किया जाता है। और ये हर ज़िले में इस तरीके के प्लान को लाया जाता है। ठीक है, ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन, द स्टेट गवर्नमेंट ग्रांटेड एन एडिशनल subsidy of which is 80% going to small marginal farmers and 65 to 75% to going other in agriculture sector। तो चूँकि जो ड्रिप और स्प्रिंकलर इरीगेशन का मामला है, उसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो जो लघु किसान होते हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर, उनको 80% तक की सब्सिडी दी जाती है। और जो अन्य किसान होते हैं, उन्हें 65 से 75% की सब्सिडी दी जाती है। राइट, तो ये पूरा मामला है जिसमें कि आपका देखने को मिलता है हमें इरिगेशन का पूरा मसला। फिर इसके बाद है यूपी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। कृषि उत्पादन और प्रोसेसिंग के मामले में यूपी का क्या स्थिति है, ये आपको इस बॉक्स के ज़रिए आपको देखने को मिलता है। जैसे अगर हम गेहूं की बात करें, यानी वीट की, तो वीट के प्रोडक्शन में यूपी की जो रैंक है वो फर्स्ट पोजीशन है। और ये कुल मिला के 34% कंट्रीब्यूशन करता है। और प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो ये थर्ड पोजीशन पे आता है। राइस की बात करें तो ये दूसरे पोजीशन पे आता है प्रोडक्शन में, और ये 12% कंट्रीब्यूट करता है। और प्रोसेसिंग के मामले में ये 6th पोजीशन पे आता है। शुगर केन के प्रोडक्शन में ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है। और कंट्री के प्रोडक्शन में ये 41% का कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है, और अगर इसकी प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें तो ये आपका 2nd रैंक पे काबिज है। मैंगो की अगर बात करें तो मैंगो के मामले में भी यूपी फर्स्ट पोजीशन पे आता है, और ये 24% के आसपास ये कंट्री का प्रोडक्शन करता है। और अगर हम रैंक की बात करें तो ये रैंक में आपका 6% का, मतलब 6ठे
पोजीशन पे आता है। मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन में ये आपका सेकंड पोजीशन पे आता है और लगभग 15% का कंट्रीब्यूशन रहता है देश के लिए। और फोर्थ पोजीशन आती है अगर हम मिल्क प्रोसेसिंग की अगर हम बात करते हैं। मटर की बात करें या पी की तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है और लगभग मतलब 49% कंट्री की प्रोडक्शन पी प्रोडक्शन में काम करता है। और फोर्थ रैंक आता है प्रोसेसिंग के मामले में। फिश की अगर बात करें तो थर्ड पोजीशन पे आता है प्रोडक्शन के मामले में और कंट्री के तरफ कंट्रीब्यूशन 5% का रहता है और रैंक जो है वो 10 से ज़्यादा ही है। ठीक है। पोटैटो के मामले में अगर हम बात करें आलू के मामले में तो ये फर्स्ट पोजीशन पे है और कंट्रीब्यूशन आपका 32.35% के आसपास देखने को मिलता है। और आपका जो रैंक इन प्रोसेसिंग है वो सिक्स्थ पोजीशन पे है। तो ये आपके आंकड़े बता रहे हैं कि वेरियस क्रॉप्स जो होते हैं यूपी के जो वेरियस फूड क्रॉप्स है उनकी क्या प्रोसेसिंग का क्या है और क्या पोजीशन है प्रोडक्शन के मामले में और कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन है कंट्रीज के प्रोडक्शन में। ठीक है। और इसका जो सोर्स है वो आपका फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी डॉक्यूमेंट 2023 के हिसाब से ही बात किया गया है। फिर पोटैटो सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम भी लाया गया है। तो ये जो है ब्रीडर पोटैटो सीड्स आर परचेज फ्रॉम द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला हिमाचल प्रदेश। देन दीज टू सीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द ग्रोन अंडर द पोटैटो। तो ये सारी चीज़ें पोटैटो के मामले में आलू के प्रोडक्शन के मामले में ये सब चीज़ें की गई हैं। ठीक है। यहाँ पे कई सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं जैसे कि कुफरी बहार, कुफरी चिपसोना, कुफरी बादशाह, कुफरी आनंद, कुफरी पुखराज, कुफरी सूर्या, कुफरी फ्रियोसना। तो ये पूरे 16 केंद्रों पे इसको डेवलप करने पे ये बेसिकली आलू के विभिन्न प्रकार हैं जो कि विभिन्न पर्पज़ के लिए इसको ग्रो किया जाता है। ठीक है। और यूपी की अगर बात करें तो ये तो आपको पता ही होगा कि यूपी रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री व्हेन इट कम्स टू पोटैटो प्रोडक्शन। और ये 29 मतलब लगभग 30% के आसपास कंट्री के आलू के प्रोडक्शन के लिए आता है। दूसरे स्थान पे वेस्ट बंगाल है जो कि आलू के उत्पादन करते हैं और थर्ड पे है और थर्ड पे बिहार और फोर्थ पे गुजरात है। यूपी में भी अगर बात करें तो मुजफ्फरनगर जो है वो हाईएस्ट प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो होता है। मुजफ्फरनगर ज़िले में सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके मैंने बता दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूपी के जो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन क्रॉप्स है मेट्रिक टन के हिसाब से तो उसमें देखा जाए तो यूपी में 15,555.53 मेट्रिक टन जो है आलू उगाया जाता है। और अगर पूरे देश की बात करें तो 51,310 मेट्रिक टन उगाया जाता है और 30% के आसपास ये कंट्रीब्यूट करता है यूपी पूरे कंट्री में और इसकी पोजीशन है फर्स्ट। मैंगो की अगर बात करें तो 21,822 में से 4,551 मेट्रिक टन तो सिर्फ यूपी में ही होता है और ये कुल मिला के 21% के आसपास कवर करता है कंट्रीब्यूशन करता है कंट्री में। और यहाँ पे भी यूपी फर्स्ट पोजीशन पे काबिज है। इसके अलावा अगर हम अमरूद की बात करें गोवा की तो 4,053 मेट्रिक टन में से 928.4 मेट्रिक टन यूपी में ग्रो होता है और ये यहाँ पे भी लगभग 23% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है यूपी और यहाँ पे भी फर्स्ट पोजीशन पे आता है। ठीक है। तो ये पूरा आपने देख लिया। अब हमारा अगला जो चैप्टर है वो हमारा है इंडस्ट्री इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स ऑफ यूपी। तो राज्य में कितनी प्रकार की इंडस्ट्री हमें देखने को मिलती है विभिन्न जिलों में और कितने इंडस्ट्री को हमने स्टडी करना है और कितने इंडस्ट्री हमारे पूरे स्टेट में
प्रोडक्ट्स बनाती हैं उनको भी हमें देखना है यहाँ पे। तो अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रीज़ की। तो among three sectors of economy, the secondary sector is the most significant associated with the development. Secondary sector is composed of two parts, industries and manufacturing. तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है ना देश में, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी की वजह से होता है तो वो इंडस्ट्रियल सेक्टर की वजह से होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर देश में अगर इंडस्ट्री होगी तो फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप डेवलप होगा। जैसे अगर इसका मैं एग्जांपल दूं तो आप जैसे जैसे आप देख लीजिए आयरन एंड स्टील की बात कर रहे हैं। ठीक है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए सबसे पहले क्या होगा, तो आयरन को एज अ रॉ मटेरियल चाहिए होगा, आयरन ओर का रॉ मटेरियल। तो आयरन ओर का रॉ मटेरियल अगर चाहिए होगा तो ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें लोहे के खदानों से मिलेगा। तो लोहे के खदानों से लोहा कैसे आएगा, रोड से आएगा। तो जब रोड से आएगा तो रोड को डेवलप करना होगा ना। तो रोड को जब डेवलप करेंगे तो रोड को डेवलप करना एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत ही काम करता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब कहीं पे भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, कहीं पे भी इंडस्ट्री अब हमें देखने को मिलती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उसी के साथ जुड़ा रहता है। क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं रहेगा तो फिर इंडस्ट्री डेवलप करने का कोई फ़ायदा है नहीं, राइट। तो अब ये ऐसे समझिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री ये दोनों एक चेन से बंधे हुए हैं, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री ये दोनों एक चेन से बंधे हुए हैं, और एक इस चेन से अगर हमें इन्हें कनेक्ट करना है तो फिर हमें पूरा जो है देखना होगा। देखिए जैसे अगर मैं बात करूँ मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग की, तो मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ये आपका कई सारी चीज़ों को लिंक होता है। जैसे वही मैं आयरन का ही अगेन एग्जांपल ही ले रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं पे भी आयरन स्टील का प्रोडक्शन होगा तो स्टील के लिए सबसे ज़्यादा क्या चीज़ लगेगा, स्टील के लिए सबसे ज़्यादा रॉ मटेरियल आपका लगेगा आयरन ओर का। तो आयरन ओर जो होता है वो आपका माइंस में होता है। तो माइंस मान लीजिए यहाँ पे कहीं है, तो ये आपका माइंस हो गया, ये आपका माइंस है। तो माइंस से जो है आयरन ओर को ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या लगेगा, रोड लगेगा। तो रोड को डेवलप किया जाएगा। अब रोड यहाँ से जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे जब होगा पहुँचेगा, तो यहाँ से पहुँचने के बाद आयरन ओर को जब पहुँचेगा तो ये फिर फैक्ट्री में जाएगा ना। तो फैक्ट्री में जाके यहाँ से जब ये जाएगा तो इस यहाँ पे जो इस आयरन ओर को जो है प्रोसेस किया जाएगा, और यहाँ पे आयरन ओर को जो अदर इम्प्योरिटीज़ ही यहाँ से हटा के फिर ये आयरन बनाया जाएगा, और फिर यहाँ से फिर इसे आयरन एंड स्टील प्लांट में भेजा जाएगा। यहाँ पे जब जाएगा तो जब यहाँ पे स्टील बन के यहाँ पे जब निकलेगा तो ये स्टील जो है वे और भी कई सारे जगहों पे जाएगा। जैसे ब्रिजेस बनाने होंगे, तो जैसे ब्रिजेस जहाँ पे बनेंगे तो ब्रिजेस में स्टील लगता है, तो ब्रिजेस बनाने में स्टील का काम होगा। ठीक है, तो जब ये ब्रिजेस बनेगा तो ब्रिजेस क्या काम करते हैं, ब्रिजेस रोड कनेक्टिविटी का काम करते हैं। तो रोड वापस से जब आएगा तो इसी से कनेक्ट होगा ना। ठीक है, रोड इसी से कनेक्ट होगा। इसके अलावा ब्रिजेस स्टील का सरिया का काम होता है। तो सरिया अगर बना तो सरिया की वजह से और कई सारे ऑफिसेस बनेंगे। ठीक है, तो उन ऑफिसेस में कई सारी चीज़ें भी डेवलप होती है, और उन्हीं ऑफिसेस में एक होता है आयरन प्रोसेसिंग का काम। तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से साइकिल की तरह काम करती हैं, और एक
ये पूरा सेटअप बनाता है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एक साथ चलती रहती है, ठीक है। तो वही चीज़ है, वही मैंने आपको बताने की कोशिश की कि आखिर इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग का क्या संबंध होता है। अगर ये दोनों साथ में रहते हैं तो सारी चीज़ें अच्छी और बेहतर तरीके से चलने लगती हैं, ठीक है। तो ये तो था, मैंने आपको बताया कि if any country, state or region wants to accelerate a pace of development, more emphasis is given to industrial growth and exports so that more employment opportunities and income could be generated, ठीक है। तो ये भी वही बात है कि इसको आप दूसरे फेज में समझ सकते हैं। तो अब जैसे देखिए, जब इंडस्ट्री आपकी डेवलप होती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो कामगार होते हैं या फिर जो लोग होते हैं देश के, उनको एक रोज़गार का अवसर मिलता है, ठीक है। रोज़गार का अवसर कैसे मिलता है, तो जैसे देखिए कोई भी जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री लगती है, राइट। जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की बात करें या फिर किसी भी तरीके की इंडस्ट्री की बात करें, तो फूड प्रोसेसिंग की अगर हम एग्जांपल ही लेते हैं, तो भी पिछला चैप्टर हमने उसी को डिस्कस किया था, ठीक है। तो फूड प्रोसेसिंग की अगर हम बात करें, तो फूड प्रोसेसिंग के लिए सबसे पहले हमारा क्या प्रोडक्ट होता है, सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है हमारा। जैसे मान लीजिए चिप्स की इंडस्ट्री है, तो चिप्स के लिए हमें क्या लगेगा, पोटैटो, ठीक है, पोटैटो। तो अब ये पोटैटो कहाँ से आएगा, पोटैटो आएगा फील्ड से, मतलब इसको उगाया जाएगा। तो कौन उगाएगा, इसे उगाएगा किसान उगाएंगे, यानी फार्मर्स, ठीक। अब जो फार्मर्स उगाएंगे, तो फार्मर्स को मान लीजिए लेस का कोई लेस कंपनी है, तो फार्मर्स को वो जो है लेस कंपनी जो है कुछ पैसा दे रही है, जिसकी वजह से ये पोटैटो को उगा रहे हैं। अब जब ये पोटैटो उगाएंगे तो ये फार्मर्स जो है ये कंपनी के लिए एक तरीके से एम्प्लॉय ही तो हुए, भले ज़मीन इनकी है लेकिन ये उनके इन्हीं के लिए तो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके एवज में इनको पैसा मिल रहा है, एक तरीके से सीजनल एम्प्लॉयमेंट इनको मिल रहा है। फिर इसके बाद जब इन्होंने पोटैटो उगाया, तो पोटैटो उगाने के बाद यहाँ पे फिर ट्रांसपोर्टेशन का मसला आता है। ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में एक चीज़ और आता है एस्पेक्ट, वो होता है लोडिंग अनलोडिंग, ठीक है। लोडिंग अनलोडिंग यानी कि माल जो होता है उसको रखवाना और उतरवाना, ठीक है। तो यहाँ पे भी लोगों की रिक्वायरमेंट लगेगी, ठीक है। माल को उतरवाएंगे और रखवाने में तो लोगों की ही मदद ली जाएगी, कोई मशीन थोड़ी ना है, इतना विकसित भारत थोड़ी हुआ है कि मशीन की मदद ली जाएगी। तो यहाँ पे भी लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। फिर जब ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा तो फिर ये फैक्ट्री में जाएगा। फैक्ट्री में आपको पता ही है कि फैक्ट्री में जो आलू है उसको प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। प्रोसेसिंग जब होगी तो प्रोसेसिंग में भी लोग ही तो प्रोसेस करेंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग में भी लोग करेंगे, और जब यहाँ से फिर से जब ये फाइनल प्रोडक्ट के रूप में चिप्स के रूप में निकलेगा, तो फिर ये सब लोग आपके लोगों तक पहुँचाने के लिए क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन का सहारा लेंगे। फिर से यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग का मामला आ जाता है। तो यहाँ पे वेरियस लेवल पे आप देख सकते हैं कि कई सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने का चांसेस होता है। तो सिर्फ एक इंडस्ट्री के डेवलप होने से कई कितने सारे लोगों को कितने पॉइंट पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। एक तो यहाँ हो गया, फिर दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, चौथा यहाँ पे हो गया, फिर पांचवा यहाँ पे। तो सिर्फ एक इंडस्ट्री की वजह से 5 पॉइंट पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम होता है। तो यही लिखा है कि जब कहीं पे भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है या फिर इंडस्ट्री लगती है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसी का कहने का मतलब है। तो अकॉर्डिंग टू क्विक एस्टिमेट्स रिलीज बाय द स्टेट प्लानिंग इंस्टीट्यूट यूपी in the year 2018-19, the growth rate for the manufacturing sector in the gross state domestic product
based on constant prices in 17, 18, 18, 19 was 2.9% and 3.9% respectively। ठीक है, तो ये कुछ आंकड़े हैं जो कि आपको बताते हैं कि 2017-18 के और 2018-19 में 2.9 से 3% हो गया था। तो ये सारी चीज़ें अब इसके आगे का पार्ट में अगले वीडियो में कवर करूँगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और गुड बाय।